हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10, सब्जेक्ट होगा हमारा गणित और ये आकलन कार्यपत्रक है, ठीक है ना। असेसमेंट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13 जो कि 29 जनवरी 2022 के लिए है। तो चलिए यहाँ पर इस वर्कशीट को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है, इसमें प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यह जो टोटल कार्यपत्रक है वो कितने अंक का है? 20 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं, है ना। सभी प्रश्न के जो अंक हैं उनके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके जो प्रश्न हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट के साथ आगे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है स्थिति आधारित प्रश्न है, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्या दिया गया है यहाँ पे? ये जरीना ने एक पार्टी के लिए एक व्यंजन बनाया। उसने पार्टी में अपनी कुछ सहेलियों को आमंत्रित किया। उसने व्यंजन को एक 30 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोलाकार कटोरे में रखा। जरीना ने अपने सहेलियों को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार कटोरियों में व्यंजन परोसा। सारा व्यंजन जरीना और उसकी सहेलियों में बराबर बंट गया, कुछ भी व्यंजन शेष नहीं बचा। ये हमारा केस हो गया, यानी जिसके अनुसार हमारे प्रश्न बनेंगे। अब प्रश्न क्या बन रहे हैं इसमें कि अर्धगोलाकार कटोरे में रखे व्यंजन से कितनी बेलनाकार कटोरियां भर जाएंगी, छोटी छोटी कटोरियां कितनी भर जाएंगी। दूसरा प्रश्न है अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कटोरियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ दिया है, इसमें बोलना चाहिए था इसको कि अनुपात क्या होगा, है ना। अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है हमको, है ना। अगला प्रश्न है इसमें कि बेलनाकार कटोरियों का आयतन समान हो और उनका व्यास 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो कटोरियों को कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है ना। तो ये सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिए, फिर बाकी हम लोग एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा ऊंचाई और दूरी से है, ठीक ना। इसके बाद अगला जो है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है ना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा दूरी और ऊंचाई और दूरी से है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये उससे है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। तो इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 7 क्वेश्चन को चलिए हम लोग अब एक एक करके सॉल्व करते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा स्थिति आधारित प्रश्न, यानी केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वैसे है, ठीक ना। उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसको पढ़ने के बाद जो 3 क्वेश्चन दिए होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो पहला प्रश्न देखिए, जरीना ने पार्टी के लिए एक व्यंजन बनाया, है ना। उसने पार्टी में अपने कुछ सहेलियों को आमंत्रित किया। उसने व्यंजन को एक 30 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोलाकार कटोरे में रखा। जरीना ने अपने सहेलियों को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 15 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार कटोरियों में व्यंजन परोसा, ठीक है। सारा व्यंजन जरीना और उसकी सहेलियों में बराबर बंट गया, कुछ भी व्यंजन शेष नहीं बचा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, यानी चित्र बनाते हैं ना। तो उसने क्या किया, जरीना ने पार्टी घर में रखी और उसमें एक व्यंजन बनाया। व्यंजन यानी कुछ स्पेशल खाना, ठीक है। और उस खाने को रखा किसमें? एक अर्धगोलाकार कटोरे में। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अर्धगोलाकार कटोरा। चलिए ये बन गया हमारा अर्धगोलाकार कटोरा, है ना, ऐसा। और इसका जो व्यास है वो कितना है? 30 व्यास कितना है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद जरीना ने अपने सहेलियों को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 15 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार कटोरियों में व्यंजन परोसा, यानी जो कटोरी दिए थे उन्होंने अपने सहेलियों को, जरीना ने, वो बेलनाकार थे। तो बेलनाकार कटोरी कैसे होगा? इसी तरीके से होगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। इन कटोरियों की जो ऊंचाई थी वो कितनी है? h बराबर, अगर लिखा जाए h बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका जो व्यास है वो 15 सेंटीमीटर है। हर एक कटोरी का व्यास कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ से कितना हो जाएगा? 15/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसका त्रिज्या r डैश को, इसको अगर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है,
देखिए उसी में बोला है कि सारा व्यंजन जरीना और उसकी सहेलियों में बट गया, मतलब कुछ भी व्यंजन शेष नहीं बचा, इसमें कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, पहला प्रश्न, अर्धगोला कटोरे में रखे व्यंजन में से कितनी बेलनाकार कटोरियां भर गई। ठीक है, मतलब इसमें जो खाना भरा गया था, जितना भी व्यंजन था वो सभी कटोरियों में बट गए। एक ही कटोरी नहीं है बेलनाकार, और भी कटोरियां हैं, ठीक ना, तो कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा बट गया। तो ऐसे इतने में कितनी कटोरियां भर जाएंगी, यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस कटोरी में जितना खाना था वो सभी खाना हमने बेलनाकार कटोरियों में डाल दिया। ठीक है, और बराबर मतलब पूरा भर भर के रख दिया। तो ये पूछ रहा है कि कितनी कटोरियों में वो खाना आ जाएगा, यानी फुल कितनी कटोरियां भर जाएंगी। ठीक ना, तो यहाँ पर हमको कटोरियों की संख्या निकालनी है। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए, इस कटोरी में खाने का जितना आयतन होगा वही आयतन इस बेलनाकार कटोरी में जितने भी कटोरी होंगे उनके आयतन के बराबर होंगे, मतलब सभी कटोरियों को मिला के जितना आयतन उतना ही कटोरे का आयतन। समझ गया आगे ना, तो ऐसे ही करना है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जरीना ने अपने सहेलियों को n कटोरी दिए। ठीक है, n नंबर ऑफ कटोरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे माना n बेलनाकार कटोरी भर गई, है ना, भर गई। किससे? इस व्यंजन से, मतलब जो इसमें था, इस कटोरे में जितना भी खाना था उससे n कटोरियां भर गई। अब इसका आयतन यानी लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे में भोजन का आयतन यानी व्यंजन का आयतन वो किसके बराबर होगा, इन कटोरियों में n बेलनाकार कटोरियों में भोजन का आयतन, है ना, भोजन का आयतन। तो भोजन का आयतन मतलब जितना वो उस कटोरी का आयतन होगा, ठीक ना, मतलब वही है दोनों का। तो अब अर्धगोलाकार कटोरे में भोजन का आयतन यानी अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है आप लोग जानते ही हैं, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो r क्यूब इक्वल टू n कटोरियां है ना। तो अब कटोरियां कैसी हैं, बेलन आकार है, तो बेलन का आयतन कितना होता है आप लोग जानते हैं, पाई आर। अब यहाँ पे r क्या है, r डैश है ना, तो r डैश का स्क्वायर इंटू h, इसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं। तो ये तो हुआ एक कटोरी का आयतन यानी एक बेलनाकार कटोरी का आयतन। इस ऐसे कितनी कटोरियां हैं, n कटोरियां, तो हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सभी का हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2/3 गुणे r कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया था 30 सेंटीमीटर, वहां से हमने r निकाला था 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुणे 15 यानी r का क्यूब है तो 3 बार गुणा कर दिए इंटू n r डैश का स्क्वायर। r डैश क्या है 15/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 15/2 और फिर h इंटू h क्या है 4 है, तो हमने 4 रख दिया। ठीक है, अब इधर से एक 15, ये 15, ये 15, ये 15 गया। ठीक है, अब 2 दूना 4 और इस 4 से ये वाला 4 भी गया, यानी इधर सिर्फ बचा n और इधर क्या बचा, देखिए इस 3 को इस इधर 5 से काट दे, 3 5 15 और 2 को गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इधर क्या बचा था सिर्फ n, यानी n बराबर कितना आया 10 कटोरी। ठीक है, तो जो भी इसमें भोजन था अर्धगोलाकार कटोरे में वो 10 बेलनाकार कटोरियों में पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला प्रश्न हो गया हमारा कि कितनी कटोरियाँ लगेंगी, कितनी कटोरियाँ भरेंगी, तो 10 कटोरियाँ भर जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं इसी के दूसरे प्रश्न में। तो दूसरे प्रश्न में यहाँ पे ये बोला है कि यदि अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कटोरियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ उल्टा दिया है प्रश्न में ये कह रहा है कि अर्धगोलाकार कटोरा जो है ये वाला, ठीक ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो बेलनाकार कटोरी है उसका क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक ना, तो देखिए ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अनुपात किससे करना है, इस गोले के मतलब इस बेलनाकार जो कटोरी है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो अब इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग जानते हैं, कितना होता है 2 पाई आर डैश, क्योंकि आर इसकी त्रिज्या है, आर डैश इंटू एच, है ना। तो ये हो गया किसमें अनुपात,
इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, दोनों का अनुपात हो गया। तो ये कितना आएगा, 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर यानी 15 गुणे 15, ठीक है। अब बटे यहाँ पे आर डैश कितना है, 15/2 है, तो 15/2 इंटू एच कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 से कट गया, एक 15 से एक 15 ये कटा, यानी 15/2 आ जाएगा, यानी ऐसा कह लें 15:2 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 15:2, ठीक है। चलिए अब तीसरे में देखते हैं। तीसरे में बोला यदि बेलनाकार कटोरियों का आयतन समान हो और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो कटोरियों को कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बदल दिया है। तो देखिए इसमें बोला यह है कि यदि बेलनाकार कटोरियों का आयतन समान हो, ये जो बेलनाकार कटोरी कितने थे, कटोरियों की संख्या कितनी थी, n बराबर 10 थी, यानी 10 कटोरी थे हमारे पास ना, हमने अभी निकाला है। आयतन समान हो और उनका व्यास जो है 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए। अब की बार जो इनका व्यास है, यानी ये कितना कर दिया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी, आर डैश इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 10, यानी 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी होगी अब की बार, 10 सेंटीमीटर। तो कटोरियों को कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है, यानी व्यंजन से, जो व्यंजन बना है उससे कितनी ऊंचाई तक हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ तक भोजन भरा है उतना तक ऊंचाई निकालना है हमको। तो मान लेते हैं इसमें कि यहाँ तक हमारा भोजन इसमें भरा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं h, ठीक है। अब देखिए, तो जितना खाना का आयतन इसमें होगा उतने ही आयतन किसमें बट जाएंगे, 10 कटोरियों में, और कहाँ तक भरेगा, यहाँ तक, सभी कटोरियों में यहाँ तक भरेगा, ठीक है, ऊपर नहीं भरेगा। तो हाइट जब हम लेंगे, आयतन निकालते टाइम जो हाइट लेंगे, ऊंचाई, वो कितना लेंगे, सिर्फ h लेंगे, ठीक ना। मतलब इसका आयतन, तो इसका आयतन कितना होगा, इसमें जो भोजन रखा है उसका आयतन ये हो जाएगा 2/3 पाई r³ है ना, और वो किसके बराबर होगा, 10 कटोरियों में जहाँ तक भरा है भोजन उसका आयतन। तो कहाँ तक भरा है, देखिए बेलन का आयतन जब निकालेंगे तो क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r, अब r डैश लेंगे है ना, r डैश का स्क्वायर इंटू h लेंगे, पूरी ऊंचाई नहीं लेंगे, कहाँ तक लेंगे, जहाँ तक इसका भोजन भरा हुआ है, ठीक है। मतलब हमको यही ऊंचाई निकालनी है जहाँ तक भोजन भरा हुआ है, ठीक है। अब कितने कटोरी हैं, ये तो एक कटोरी का आयतन हो गया, कितने कटोरी हैं, 10 कटोरी, तो यहाँ पे हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखिए 2/3, अब r कितना है, 15 सेंटीमीटर है, कटोरी को कुछ नहीं किया गया, ठीक ना। तो 15 गुणे 15 बराबर 10 गुणे, अब r डैश कितना है, 10 है ना, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10, यानी r डैश का स्क्वायर इंटू h हमको निकालना, इसलिए h को ऐसे रहने दो। अब देखिए काटिए इसको, कैसे कटेगा ये, तो यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं ऐसा, 3 से इसको काट दो 5, तो ये हो गया 5 दूना 10, और ये 15 हम 225 हो जाएगा, बराबर 10 गुणे ये कितना हो गया 100, तो इसको 100 इंटू h, तो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 225 और बटे इस 100 को इधर ले आओ, बराबर h। अब इसको भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर इक्वल टू h। यानी जो हमारा खाना भरेगा, अगर व्यास हम 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, यानी चौड़ा कर देते हैं कटोरियों को, बेलनाकार कटोरियों को, तो कहाँ तक भोजन भर पाएगा, अगर बराबर बांटे हैं सभी बेलनाकार कटोरियों में इस भोजन को, तो कितनी ऊंचाई तक भरेगा, 2.25 सेंटीमीटर तक भर जाएगा, ठीक है। यानी टोटल कितना था हाइट, 4 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर में से सिर्फ 2.25 सेंटीमीटर ही खाना भर पाएगा, ठीक है। तो ये पहला तो हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग जो इसका तीसरा प्रश्न है, यानी कि चौथा प्रश्न, ठीक है, 3 प्रश्न इसी में हो गए केस स्टडी में। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो 3 अंक का है, ठीक ना, 3 अंक की प्रश्न जो हमारे शुरू हो रहे हैं वो है। और जो चौथा प्रश्न है हमारा, वो हमारा जो ऊंचाई और दूरी से वहाँ से लिया गया है प्रश्न, तो इसको हम लोग चलिए करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें बोला है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 10 मीटर ऊंचे विद्यालय के भवन के शीर्ष पर तिरंगा फहराया गया, ठीक है। तो पहले हम लोग तो विद्यालय बना लेते हैं, ठीक ना। तो विद्यालय कितना ऊंचा है, 10 मीटर, ठीक है। उसका शीर्ष, विद्यालय का शीर्ष कितना ऊंचा है, 10 मीटर। चलिए ये हो गया हमारा जमीन, ठीक है। अब इस शीर्ष पर, अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर ना, 10 मीटर, ठीक है। विद्यालय की जो शीर्ष की ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर। उसके बाद तिरंगे, इसके ऊपर तिरंगा फहराया गया। तिरंगे के ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर है।
यानी जो झंडे का डंडा है वो कितना ऊंचा है, 7.2 मीटर। यहाँ पे झंडा लगा गया है, ठीक है, ये चलिए झंडा लगा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.32 मीटर, ये ऊंचाई झंडे की। भूमि पर किसी बिंदु से विद्यालय के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भूमि पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं और विद्यालय के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे जब, तो यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण, ये कितना है 30 अंश। भूमि के उस बिंदु से तिरंगे के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब हमको यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा ये निकालना है, ठीक है, इसी बिंदु से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं पहले तो, ठीक है, चलिए ये मिला दिया। अब बोला है कि ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। चलिए अब सारा काम इसी में करना है हमको, तो नाम दे दीजिए इसको ए बी पॉइंट, यहाँ पे इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, मतलब ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे ए त्रिभुज ए बी और सी में कितना हो जाएगा, देखिए ये तो हमको दिया है, कोण भी दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग ए बी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितना यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे tan, है ना, तो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। कोण कितना है यहाँ पे लिए, इसके लिए, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए कोण कितना है 30 डिग्री, तो tan 30। अब tan 30 है तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है BC बाई आधार कितना हो जाएगा AB, है ना, AB। चलिए अब यहाँ पे BC कितना है 10 और AB क्या है, AB हमको निकालना है, तो AB हमने यहाँ से AB रख दिया। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 10/AB, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिर्यक गुणा, तो AB का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी AB बराबर इसका इधर होगा तो 10√3 मीटर आ गया, यानी AB कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, यानी त्रिभुज ए बी और डी में यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, tan लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही हम tan लगाएंगे तो इसके लिए क्या माने हम लोग, थीटा माने हैं, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा BD, है ना, BD यानी लंब और बटे आधार कितना है AB, तो ये हो गया AB। अब BD बराबर क्या है, देखिए BD बराबर है DC प्लस BC, है ना, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, तो 10 और ये 7.32, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 10 और 7 17.32, है ना। तो यहाँ से BD कितना आ गया 17.32, अब बटे AB कितना है 10√3, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग √3 का वैल्यू, है ना, तो √3 का वैल्यू इसमें प्रश्न में दिया है कि 1.732 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17.32 और बटे 10 गुणे इसका वैल्यू कितना होता है 1.732, ठीक है। तो ये कितना हो गया 17.32 और बटे ये हो जाएगा 10 गुणे, अच्छा 10 का गुणा इससे जब करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये देखिए ये भी हो जाएगा 17.32, ठीक है, क्योंकि एक जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो 17.32 हो गया, यानी 17.32 बटे 17.32 कट के कितना आ गया 1 आ गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिए एक किसका वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू, यानी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 45, ठीक है, tan 45, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी जो ये उन्नयन कोण बनेगा इस झंडे के शीर्ष का, ठीक है, तिरंगे के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं, 3 प्रश्न और बचे हैं इसमें, तो वो भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक ना। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवें प्रश्न में कह रहा है एक पेट्रोल टैंक मध्य से बेलनाकार है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर व लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसके दोनों छोर पर व्यास 28 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर लंबाई के शंकु लगे हैं, ठीक है, और पेट्रोल टैंक का आयतन निकालना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पेट्रोल टैंक है वो बीच से कैसा है, बेलनाकार है। तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, बेलन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, बेलनाकार, ये बीच वाला भाग है पेट्रोल टैंक का, ठीक है। इसका जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है, इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। h बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और जो इसका व्यास दिया है, व्यास ये वाला कितना दिया है, व्यास यहाँ से
ये है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या बोला है कि इसके दोनों छोर पर 28 सेंटीमीटर व्यास का और 9 सेंटीमीटर लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है और ये जो है व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। तो यहीं से हम लोग दोनों साइड शंकु बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इधर भी 9 सेंटीमीटर और इधर ये बन गया हमारा शंकु, ठीक है। तो इसका भी व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट कितनी दी गई है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं h डैश। तो h डैश बराबर 9 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं h डैश। तो h डैश जो है वो 9 सेंटीमीटर का, इधर भी h डैश, इधर भी h डैश, ये भी कितना है h डैश ही है, ठीक है। अब इसका बोला है कि जो पेट्रोल टैंक बना है यहाँ पर, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, 3 भाग में बटा है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा और प्लस 2 ठो जो ये शंकु लगे हैं दोनों किनारे, उनका आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेट्रोल टैंक का आयतन कितना होगा, बराबर कितना हो जाएगा इसका आयतन यानी बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस इसका आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है आप लोग जानते हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब एच कौन सा लेंगे, एच डैश वाला लेंगे, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर एक शंकु ये है, एक शंकु ये है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 शंकु है प्लस। अब हमको सिर्फ क्या करना है, सभी का वैल्यू रखना है, ठीक ना। तो आर बराबर कितना होगा, देखिए त्रिज्या कितना होगा, आर इक्वल टू व्यास का आधा, व्यास कितना है 28 और बटे 2 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सबका वैल्यू है हमारे पास, सबका वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या इधर एच और यहाँ पे 2/3 और ये एच डैश है ना। चलिए रख दीजिए सबका वैल्यू। यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 22/7 है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 22/7 और गुणे त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 है ना, 2 बार है। एच कितना है 24 प्लस 2/3 गुणे एच डैश कितना है 9, तो हमने 9 रख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये कितने में कट गया 2 बार में, ठीक ना। तो ये हो गया 22 गुणे 14 दूना 28 और ये हो गया 24 और प्लस यहाँ से ये 3 बार में कट गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये 22 गुणे 28 और गुणे 24 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देंगे, उतना ही सेंटीमीटर क्यूब में हमारा पेट्रोल टैंक का आयतन आ जाएगा। तो इन तीनों का गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 18,480 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसको अगर मीटर क्यूब में भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये आ गया कितना 18,480 सेंटीमीटर क्यूब में। तो पेट्रोल के टैंक का आयतन ये आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया। चलिए 5वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6ठे प्रश्न पर। 6ठा प्रश्न भी आसान ही है, जल्दी से हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न है, एक गली के आमने सामने घर ए और बी हैं। तो पहले हम लोग एक गली है उसके आमने सामने हम लोग घर बना लेते हैं, ठीक है। तो एक घर ये है ए, है ना, ये ए घर है और बीच से इनकी गली निकली है, और एक घर है बी यहाँ पर जो ये है ना, ये ए है, ये बी घर है। उसके बाद आगे बोला है घर ए की खिड़की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे एक खिड़की बना देते हैं, खिड़की ये, और भूमि से ये कितना मीटर ऊंचा है 60 मीटर, ठीक है, यानी ये 60 मीटर ऊंचा है। चलिए ये खिड़की हो गया विंडो हमारा। फिर घर ए के खिड़की से घर बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। घर ए की खिड़की से घर बी के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इसके खिड़की से इसको थोड़ा और लंबा बना लो, है ना, यहाँ पर इतना, ठीक है। तो इसके शीर्ष का, इस खिड़की से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है हमारा 60 अंश का। ये कितना है 60 अंश। तथा घर बी के आधार का अवनमन कोण 45 अंश है, यानी इसी खिड़की से इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 40 लिखा गया यहाँ पे, ये 45 है, ठीक ना। घर बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये निकालना है कि ये एच कितना होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको मान लीजिए सी इस पॉइंट को, और इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है एच निकालना है, ठीक है। चलिए
तो देखिए h बराबर हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे कि h बराबर यानी मकान B की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, एक तो होगी BD है ना, BD और प्लस कितना होगा DE होगा, ठीक है। तो DE अब हमको BD का चाहिए और DE चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब जो यहाँ पे 45 अंश बन रहा है वही 45 अंश यहाँ पे भी बनेगा, यानी एकांतर कोण वाला सिस्टम लगा देंगे यहाँ पर, तो ये भी 45 हो गया। अब ये कितना है 60 है, तो यहाँ से अगर इस त्रिभुज में देखें CAB में, तो त्रिभुज CAB में तो कितना हो जाएगा, tan लगाएं अगर तो tan 45 अब बराबर लंब कितना है AC और डिवाइडेड बाई ये कितना है AB, तो ये हो गया AB है ना। tan 45 का वैल्यू होता है 1 और AC कितना है 60, तो 60 और बटे AB, तो AB का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर आ गया, ठीक है। यानी ये भी कितना आ गया 60 मीटर। चलिए अब क्या करना है कि AB जितना होगा उतना ही CD होगा, यानी CD इक्वल टू CD इक्वल टू क्या होगा AB होगा है ना, और AB कितना है 60 मीटर। चलिए ये हमने निकाल लिया है ना। अब इस त्रिभुज में देखते हैं हम लोग, किस त्रिभुज में, यहाँ पर इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो कितना हो जाएगा त्रिभुज EDC में है ना, EDC में इसमें भी हम लोग tan लगा देते हैं, यानी tan अब की बार 60 लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोण 60 है, तो लंब कितना है DE और बटे आधार कितना है CD, ठीक है CD। अब ये हो गया DE और CD किसके बराबर है, AB के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AB, ठीक है। चलिए या फिर CD का वैल्यू ही रख दो, CD यानी AB कितना है 60, तो यहाँ पे 60 हो गया। तो यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, और ये हो गया DE अपॉन 60, इसको इधर से DE का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 के इधर मल्टीप्लाई यानी 60√3 आ जाएगा, यानी DE हमको मिल गया, ये वाला मिल गया। अब BD कितना होगा, तो BD देखिए BD इक्वल टू, तो BD किसके बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा है ना, तो किसके बराबर होगा AC के बराबर है ना, और AC कितना है 60 है, तो 60 हो गया ये, ठीक है। चलिए 60, अब हमको दोनों मिल गए। तो मकान B की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर H इक्वल टू हो जाएगी BD अब प्लस DE हो जाएगी। BD कितना है, BD 60 है, अब प्लस DE कितना निकाले हम लोग 60√3 निकाले, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 60 इसमें दोनों में है तो कॉमन ले लिए और ये हो गया 1 + √3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग रखना चाहें किसका वैल्यू √3 का तो रख सकते हैं 1.732, ठीक है, लेकिन इतना ही रहने दीजिए, ये भी सही है आंसर। तो घर की जो ऊंचाई आ गई कितनी आ गई, मकान B की ऊंचाई 60 × 1 + √3, ठीक है। चलिए तो 6वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में ऐसी आकृति दी गई है, ठीक है। तो 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 60 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 घन है, तीनों का एक घन ये है ऊपर रखा है, 2 घन नीचे रखे गए हैं, ठीक है। तो तीनों का जो आयतन है वो कितना है 60 घन सेंटीमीटर को आकृतानुसार जोड़ा गया है, ऐसे हम लोग जोड़ दिए। तो बोला है कि आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक घन का। तो जो आयतन है यहाँ पे जो हम इसका एक घन है, इसका जो एच मान लेते हैं किनारा वो कितना है A है, ठीक है। तो घन का आयतन है ना, घन का आयतन कितना हो जाएगा A³ होगा, और यही घन का आयतन कितना दिया हमको 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A³ बराबर कितना होगा, इस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, ठीक है। 64 को क्या लिख दिए 4 का क्यूब, और ये सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से इसका मतलब कितना आ गया सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो A बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना, क्यूब ऊपर लगा है यानी बेस जो है हमारा बराबर हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब एक घन की जो भुजा आ गई यानी किनारा आ गया कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए बोला है कि आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, मतलब देखिए अब ये घन है तो जितना एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा। तो अगर हमको एक पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाए तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल हम लोग गुणा कर देंगे, जितने भी पृष्ठ दिख रहे होंगे हमको, ठीक है। तो देखिए कितने पृष्ठ दिख रहे हैं हमको, एक पृष्ठ ये हो गया है ना, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, 3 पृष्ठ हो गए यहाँ पे। फिर इसके बाद 4 5 6 7,
फिर इसके पीछे एक 8, इसके पीछे एक 9, इसके पीछे एक 10, और यहाँ पे देखिए इसके इधर इस साइड 11, 12 और यहाँ पे 13 और 14। ठीक है, कितने हो गए? 14 हो गए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए तीन घन है तो एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। और 6 पृष्ठों में से 3 घनों को अगर देखें तो 18 पृष्ठ हो गए, है ना। तो 18 पृष्ठों में से कितना, देखिए जब हम लोग इस घन को इस घन को साँट दिए तो 2 पृष्ठ जो है वो विलुप्त हो गए। ठीक है, तो 18 में से 2 पृष्ठ तो गया, यानी 16 पृष्ठ बचा। फिर उसके बाद देखिए जब इसको ऊपर रख दिए इस वाले घन को, तब भी 2 पृष्ठ गया, है ना। जब रखेंगे एक के ऊपर एक को तो 2 पृष्ठ गायब हो गया, यानी 16 तो पहले ही था, उसके बाद 2 पृष्ठ और गायब हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? 14 पृष्ठ हो गए। ठीक है, तो 14 पृष्ठों का हम लोग निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए तो एक पृष्ठ का निकाल लेंगे क्षेत्रफल और उसको गुणा कर देंगे कितने से? 14 से। ठीक ना, तो 14 पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा? इसकी आकृति का क्षेत्रफल, है ना, आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए तो अब 14 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 14 और गुणे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? अब चूंकि ये क्या है? वर्ग है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप का है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? a का स्क्वायर और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? कुल आकृति का क्षेत्रफल। यानी आकृति का क्षेत्रफल यहाँ से अगर देखें तो कितना आ जाएगा? देखिए 14 और a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, तो आकृति का कुल क्षेत्रफल 14 गुणे, अब a कितना है? 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, यानी 14 गुणे ये कितना हो गया? 16 कर दीजिए, 16 चौको 64, यानी 4 6 16 कम 16 16 6 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया? 224 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना, तो चलिए जो हमारा आकृति था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 224 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो हमारा था कार्यपत्रक, है ना, असेसमेंट कार्यपत्रक था ये हमारा, तो खत्म हुआ, यानी कंप्लीट हुआ। सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा कि कैसे सब चीज़ होंगे। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।